एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कंट्री है इंडिया में, और मुझे हार्दिक खुशी हो रही है आज इधर ISRE के कॉन्फ्रेंस में आने की। यूनेप और ISRE का साथ लगभग 20 साल से है, और जब मैं बैंकॉक में पोस्टेड था तब से हमने ISRE के साथ काम करना शुरू किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ISRE का योगदान अद्भुत रहा है, और अगले 10-20 सालों में ISRE के ऊपर एक महत्वपूर्ण दायित्व आने वाला है, क्योंकि कूलिंग का जो मुद्दा है वो इस समय पूरे देश में और पूरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अगर हम जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो कूलिंग एक ऐसा मुद्दा है जिससे जो एक 1.5 डिग्री का टारगेट है, या भारत का 2070 का नेट जीरो का टारगेट है, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हम कूलिंग के क्षेत्र में योगदान ना दें। इस मुद्दे से और इस पहलू से ISRE का योगदान अगले 20 सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि यूनेप को इनके साथ काम करने का एक मौका दिया जा रहा है। Pankaj Dharkar, presidential member of ISRE and also chairing this event of Confluence and DEFCON at Ahmedabad. I'm the chairman for this event. Now, what is the main purpose of this event? So the main purpose is to create awareness about decarbonization. हिंदी में सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2070 का नेट जीरो का जो गोल रखा है, उसके लिए अभी से हम यदि प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो ये स्वाभाविक है, पॉसिबल ही नहीं है। एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री जो है, पूरा जो बिल्डिंग एनवायरनमेंट है, ये 40% कार्बन इमिशन करता है पूरे 100% से 40%, और 40% का 60%, यानी कि 100 का 24% जो कार्बन इमिशन है, उसके लिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, और कैसे नेट ज़ीरो का गोल अचीव करें, इसके बारे में नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना होगा। हमें उस तरह के इक्विपमेंट्स बनाने होंगे जो ये एनर्जी इफिशिएंसी को कॉम्प्लीमेंट करें, और इसी दृष्टि से एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री का मजबूती से इसका साथ देना बहुत ज़रूरी है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया के लिए खास करके, क्योंकि 70% इंडिया अभी हमें बनाना है। एयर कंडीशनिंग अभी कोई लग्जरी नहीं है, हर घर में एयर कंडीशनर हो गया है, जिसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत बढ़ने वाला है। यदि हमारी ग्रोथ को बरकरार रखना है तो हमारे लिए मल्टीपल टास्क है, डेवलप कंट्री के लिए नहीं है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ों को जो आज नई बिल्डिंगें बना रहे हैं उसको नेट ज़ीरो आज से ही क्रिएट करें, और इस बारे में एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को जागरूक करने के लिए हमारे 28,000 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। हमने उनको एम्बेसडर बनाने का प्रण किया है, और मैं डीकार्बनाइजेशन का जो सेल है उसके टास्क फोर्स का चेयर हूँ, और उस दृष्टि से ये पहला इवेंट हो रहा है कंट्री में जहाँ पे डीकार्बनाइजेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के बारे में इम्पोर्टेंट मंथन होगा। सभी हम इमिनेंट पैनलिस्ट को बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा, बगाई साहब खूब यूनेप से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और कई ऐसे इमिनेंट स्पीकर हैं जिनका कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, वो यहाँ पे आ रहे हैं 2 दिनों के लिए। और ये बहुत बड़ी स्टेप है ISRE के लिए, कंट्री के लिए, और सभी समाज के लिए, कि इसमें अवेयरनेस पैदा हो, लोगों में कि जागरूकता हो कि एनर्जी इफिशिएंसी कितनी ज़रूरी है एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन। आपको पता है कोल्ड चेन तो हमारे लिए अभी शुरुआत है। हमने वैक्सीन के समय देखा कि कोल्ड चेन का कितना इम्पोर्टेंस है। पूरा वैक्सीन का जो ड्राइव है केवल कोल्ड चेन की वजह से पॉसिबल हुआ, तो न कि केवल लग्जरी जो घर में है, यदि हमारी किसानों की आमदनी ट्रिपल करना है, डबल करना है, तो बिना कोल्ड चेन के हो नहीं सकता है। आपने देखा कैसे अमूल ने ग्रोथ की पूरे कंट्री में, आज 64,000 करोड़ का टर्नओवर गुजरात से हुआ है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे उनकी भी एनर्जी इफिशिएंसी को लाया जाए, क्योंकि हर किसान के दूध को बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री की ज़रूरत है, वैसे हर फसल को बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन की इंडस्ट्री की ज़रूरत है, हर वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल में रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है। तो बिना रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के ग्रोथ के हम मजबूत नहीं हो सकते, और इसीलिए उसमें एनर्जी इफिशिएंसी लाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। और इस दृष्टि से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अमूल के सीनियर लोग आ रहे हैं, वो भी इस पे बात चर्चा करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों हमने साथ में। थैंक यू।
सर आपको परिचय राकेश आरसा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ડાયમંડ પાવર અમે અક્વાયર કર્યા પછી કેબલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે રીતે વર્લ્ડમાં આજે એન્વાયરમેન્ટની ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે ચેલેન્જ છે એને ધ્યાનમાં રાખી પોલ્યુશનને કંટ્રોલ કરવા અને ગ્રીન એનર્જી ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયર અને સપોર્ટ કરવા માટેનું મેઇન અમારું ફોકસ ધ્યાનમાં રાખી અને કેબલ માટે નવા ટેકનોલોજીની માંડીને જે ઇનપુટ્સ આપીને પ્રોડક્શન ચાલુ કર્યું છે સારો રિસ્પોન્સ મળે છે મેક ઇન ઇન્ડિયાને પણ આપણે સારો પ્રતિસાદ આપીને એમને ધ્યાનમાં રાખીને આપીએ છીએ અને શોર્ટ સમયમાં અમે ખૂબ જ આગળ પ્રગતિ કરી અને વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને આપણા એફર્ટ્સ લગાડીએ છીએ એઝ ફાર એઝ પ્રોડક્ટ ઇઝ કન્સર્ન તમને વધુ સરસ working towards તમારો પરિચય આપી દો. Akshat Bhatnagar, marketing head for the diamond cables. We, as stated by sir, we are working towards the cleaner and greener energy goals, and we are targeting at DICAPS to be net zero by 2040 by producing and by installing the renewable and the solar energies. गुजराती मुझे आती हिंदी में हो. डायमंड केबल्स में हम लोग का प्रयास है कि हम गवर्नमेंट के प्रति जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हम बढ़ चढ़ के आगे कंट्रीब्यूट करें. हमारे जो प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट सेल है वो वर्किंग कर रहा है कि हम लोग कैसे नेट जीरो की तरफ आगे बढ़े और हमारे प्लांट में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उससे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करें इन टर्म्स ऑफ दी ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी. ये हम लोग का उद्देश्य है इस एक्सपो में और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का और इस कॉन्फ्रेंस में. थैंक यू सर. એ ઇન્ડિયાની 42 વર્ષ જૂની સોસાયટી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય છે કે એચવીએસી ઇન્ડસ્ટ્રી રેફ્રિજરેશન ઇન્ડસ્ટ્રીને કેવી રીતે આગળ ધપાવી એનું એજ્યુકેશન ટ્રેનિંગ સેમિનાર્સ વર્કશોપ. આ વખતનું એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે અમારું થીમ જે છે એ ડિકાર્બનાઇઝેશન ઉપરનું છે. અમે સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ ક્રિએટ કરેલી છે. આપ સૌ જાણો છો કે હમણાં કોપ દુબઈમાં થયું અને આખું વર્લ્ડે 2070 સુધીમાં કાર્બન ન્યુટ્રલ ડિકાર્બનાઇઝેશન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ એક રેસ છે. આ રેસ આપણે બધાએ સાથે દોડવાની છે અને બધા સાથે દોડીશું તો આપણે વધુ જલ્દી સફળ કરીશું અને વધુ જલ્દી આ એક મિશન છે જે 2070નું એ મિશન ઇસરોનું પણ છે અને આપણા દેશનું છે અને આખી દુનિયાનું છે. એ ભવિષ્ય માટેનું છે. એના માટે આપણે સૌએ સાથ સહકારથી દોડવું પડશે. ગવર્મેન્ટ સાથે કોલોબરેટ કરવું પડશે, બીજી સોસાયટીઓ જોડે કરવું પડશે, ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે કરવું પડશે. જય હિન્દ. થેન્ક યુ સર. Good morning, everyone. So we are meeting here for the decoding of decarbonization. So we'll start with what is decarbonization. Decarbonization is a way of reducing or removing carbon dioxide emissions from the various activities, industries, and processes. The goal is to decrease the amount of carbon dioxide released into the atmosphere, as CO2 is a major contributor of the climate change. Since we are in HVAC and our industry, we are the biggest energy consumer, so it is imperative that we take the onus to reduce the carbon footprint and lead from the front. Hence, we are Ishra Ahmedabad chapter has taken a step towards our goal to decarbonize. On behalf of Ishra Ahmedabad chapter, we welcome you all to 15th Confluence. It is a huge privilege for us to have you all here. It is a matter of pride for us that in the landmark 15th edition of Confluence, we have our very own past president of Ishra Ahmedabad chapter and our beloved Mr. Yogesh Thakkar as the society president for Ishra. I would also like to welcome Mr. Anup Palani, society president-elect for Ishra. Thank you, sir. Thank you for your presence here. Mr. Pankaj Dharkar, who obviously needs no introduction, the chairman for his Confluence and president and member of Ishra. This cold winter evening for this initiative of decoding decarbonization. Last week I realized that I am also an environmental activist when daughter of Shah Rukh Khan, Suhana Khan said that
Alia Bhatt is a revolutionary for using her marriage sari when she went to collect this national award. So I realized that I have not bought a single denim pant since 2016 because my size has not changed, and that also makes me an environmental activist. The thing is, the decarbonization, the word. हाँ बिल्कुल बात नहीं पहले 2-3 बार वेरी बिजी विद डिनर वो हमारे ठीक है Yes, sir. On your good wishes. बदलेंगे सर. Work is done. क्या work है? सर HFO के ऊपर ही रहेगा. R&D at Japan is working there. Because in some countries 2030 is deadline. Europe and India तो खैर still we have time. But eventually to करेंगे सर. I think there is a big team working for shifting to HF looks like it. That is not natural.
Good morning.